बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्लोप और ग्रेडियंट के बारे में, और उसमें हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन की थी, हम लोगों ने जस्ट फार्मूला देखा कि स्लोप को फाइंड करने का फार्मूला क्या है। फिर कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखी कि अगर हमें टू डिफरेंट पॉइंट्स गिवन हो तो उनको यूज करते हुए हम लोगों ने स्लोप को फाइंड कैसे करना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्लोप की वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड इन्फिनिटी हो, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड मूव कर रही है तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड मूव करे तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी, स्ट्रेट लाइन अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रहे तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्लोप होता है हमारे पास वो इन्फिनिटी होता है। साथ में हम लोगों ने वेरिएबल्स की मूवमेंट को देखा। हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, एक्स एंड वाई। जो एक्स वेरिएबल होता है ना हमारे पास, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स जो वेरिएबल होता है वो होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि जो वाई वेरिएबल होता है ना, ये डिपेंड कर रहा होता है ऑन एक्स। वाई वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, जबकि एक्स वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। इट मींस दैट कि भाई एक्स की वैल्यू में चेंज की वजह से वाई की वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको पड़ रही है 10 रुपीज पर यूनिट, अगर आप लोग 10 यूनिट परचेज करने के लिए जाओ तो आप कितनी अमाउंट पे करोगे? 100 रुपीज। लेकिन अगर आप लोग 12 यूनिट परचेज करने के लिए जाओ तो फिर 120। अगर आप लोग 7 यूनिट्स परचेज करने के लिए जाएं तो फिर 70। तो देखिए, नंबर ऑफ यूनिट्स के चेंज करने से टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है। तो जो टोटल कॉस्ट है ना, वो डिपेंड कर रही होती है ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स और जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास वो वाई होती है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें तो हम लोग कहते हैं कि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेम डायरेक्शन, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि 10 यूनिट्स की कॉस्ट 100 है, 12 की कॉस्ट 120 है। जैसे ही मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज किया, कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो गई है। इसी तरह जैसे ही मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स को डिक्रीज किया था, 10 से 8 पर लेकर आया, कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो गई है। लेकिन अगर एक्स एंड वाई मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो फिर हमारे पास स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि महंगी चीजें, अगर हम लोग एक्सपेंसिव आइटम्स हैं तो उनकी जो सेल होती है ना वो कम होती है, क्वांटिटी कम मिलेगी। लेकिन अगर चीजों को सस्ता कर दिया जाए तो सेल ज्यादा हो जाती है। लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों ने पढ़ा था। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अक्सर जो ब्रांड्स वगैरह हैं वो सेल लगा देते हैं, 30% ऑफ, 40% ऑफ। नॉर्मल रूटीन में शायद उनके पास इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं जाते, लेकिन जैसे ही सफायर पे सेल लगती है, कत्लो गारत शुरू हो जाते हैं। क्या नंबर ऑफ कस्टमर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, इतनी बड़ी उनकी आउटलेट नहीं होती जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हो गए हैं। क्या प्राइसेस के कम करने से क्वांटिटी ज्यादा सेल होगी आप लोगों की? तो यहां पर स्लोप की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो नेगेटिव होती है। फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमारे पास एक्स में हम लोग चाहे जितना मर्जी चेंज कर लें, वाई की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि अगर आप लोग पेट्रोल की एग्जांपल लें, पेट्रोल की प्राइसेस को आप इंक्रीज करें, पेट्रोल की प्राइसेस को आप डिक्रीज करें, लेकिन उसकी कंजम्पशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भाई अब मुझे पता है कि भाई मैंने कॉलेज से घर जाना है, घर से कॉलेज जाना है, मेरी गाड़ी में इतना पेट्रोल होना चाहिए, मुझे 500 रुपये लीटर भी मिलेगा तो मैंने डलवाना है, भाई मजबूरी है मेरी। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसी तरह कुछ सिचुएशन हमारे पास ऐसी आती हैं जिनमें अगर हम लोग वाई को जितना मर्जी चेंज कर लें, एक्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमारे पास y कांस्टेंट हो जाए तो स्लोप की वैल्यू होती है 0, और अगर x कांस्टेंट हो जाए तो स्लोप की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। ऑलराइट, ये बात क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलिए अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास साथ साथ आप लोगों को एग्जांपल्स की भी समझ आ चुकी होगी। एम आई राइट? चलिए अब देखिएगा यहाँ पर कि हमारे पास जब स्लोप की बात कर रहे होते हैं और स्ट्रेट लाइंस की बात करें, अगर दो स्ट्रेट लाइंस मेरे पास पैरेलल हों, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस,
तो पैरेलल लाइंस के लिए जो स्लोप की वैल्यूज होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगी। M1 से मुराद फर्स्ट लाइन का स्लोप, M2 से मुराद सेकेंड लाइन का स्लोप, और दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी लाइंस जिनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन एक दूसरे के साथ साथ चलती रहेंगी। जैसे अगर आप लोग यहीं पर देखो जहां पे मैं लिख रहा हूं, ये जो लाइंस लगी हुई हैं हॉरिजॉन्टल, ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये आप लोगों को लाइंस नजर आ रही हैं, ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। इनको चाहे मैं जितना मर्जी एक्सटेंड कर लूं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। इसी तरह से परपेंडिकुलर लाइंस की अगर बात करें तो इन लाइंस के ऊपर ये जो रेड कलर की लाइन ड्रॉ की गई है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसी लाइन? ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें एट 90 डिग्री एंगल, ऐसी लाइंस को क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस की बात करेगा तो स्लोप एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब आपसे कह सकता है अ लाइन हैविंग अ स्लोप ऑफ 5, व्हाट्स द स्लोप ऑफ इट्स पैरेलल लाइन? 5, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बात क्लियर? लेकिन अगर यहीं पर बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की, परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 इज इक्वल टू -1। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको स्लोप की वैल्यूज दी जाएं या दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस दी जाएं और आपसे कहा जाए कि बताएं इनकी, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं या परपेंडिकुलर लाइंस हैं या नाइदर, नॉर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? उन दोनों लाइंस के स्लोप की वैल्यूज को फाइंड करें। अगर स्लोप इक्वल आ जाए तो लाइंस होंगी पैरेलल, लेकिन अगर दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो लाइंस होंगी परपेंडिकुलर। ये बात समझ आ गई? दोनों स्ट्रेट लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, तो वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएंगी परपेंडिकुलर। लेकिन अगर ना तो एक दूसरे के इक्वल है, ना उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 है, तो ना तो वो पैरेलल हैं और ना ही वो परपेंडिकुलर है, तो ऐसी लाइंस को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसी लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दो स्ट्रेट लाइंस या तो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। मतलब पैरेलल हुई तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएंगी दोनों, ये पैरेलल लाइंस हैं। परपेंडिकुलर हुई तो इस तरह से आ जाएंगी, ये परपेंडिकुलर हो गई हैं। लेकिन अगर दो स्ट्रेट लाइंस हैं और वो कुछ यूं जा रही हैं, अब ये ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तो ऐसी स्ट्रेट लाइंस को क्या कहा जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। वैसे परपेंडिकुलर लाइंस भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, लेकिन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम इनको स्पेसिफिक नेम दे देते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अब ये भी इंटरसेक्टिंग है कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसलिए इनको परपेंडिकुलर नहीं कहा जाता। आई होप कि आपने मेरी बात पिक कर ली होगी। अच्छा, पैरेलल लाइंस के लिए हमने क्या कहा कि इसका स्लोप और इसका स्लोप हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे, जबकि इनके लिए हमने क्या कहा कि अगर ये M1 है और ये M2 है तो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो लाइंस होंगी इंटरसेक्ट। आप ऐसे MCQ सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक बात करूं कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसके स्लोप की वैल्यू आ रही है 5, उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन जिसके स्लोप की वैल्यू है 5, उसकी पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? हाँ जी। अब इसको ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास इसका प्रोडक्ट -1 है, तो इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास जी
-1/5। मतलब हम लोग ना इसको इन शॉर्ट कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल एंड इनवर्स होते हैं। फिर से सुने, पैरेलल लाइंस के स्लोप्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल एंड इनवर्स होंगे। ऑलराइट, ये इसके साथ जरा लिख लीजिएगा, एक दूसरे के इक्वल हैं, m1 = m2, लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस के लिए और रेसिप्रोकल एंड इनवर्स। स्लोप्स और रेसिप्रोकल एंड इनवर्स। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है रेसिप्रोकल और इनवर्स के होने का? रेसिप्रोकल से मुराद होता है फ्रैक्शन का उलट कर देना, न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर बना दो, ये कहलाएगा आपके पास रेसिप्रोकल। और इनवर्स क्या होता है? साइन का चेंज कर दें, कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। अब जैसे ही मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास m1 की वैल्यू 5 है, तो आपके पास परपेंडिकुलर लाइंस में m2 की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहली चीज साइन चेंज कर दो, m1 पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो m2 क्या होगा? माइनस। और दूसरी चीज कि आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल में मैंने कहा फ्रैक्शन का उलट कर दो। ये बेसिकली आपको होल नंबर नजर आ रहा है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर बाय डिफॉल्ट 1 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। क्लियर? अब जैसे ही इसका उलट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/5। अब आप लोग अगर गौर करें तो अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं -1/5 के साथ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? तो परपेंडिकुलर लाइंस है। बात क्लियर? अच्छा, कोई भी एक स्लोप की वैल्यू बोलो। हम्म सिंपल 8, सिंपल 8 माइनस सपोज 3/2, तो बताएं इसकी पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? सुभान अल्लाह, -3/2 पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा? तो सेम होगा जो ये m1 है। देखिए, आप लोग ना बस एक ही लाइन पे चल रहे होते हैं, आपको पता है कि बस सर ने यही क्वेश्चन करना है, और एग्जाम में भी ऐसी ही मिस्टेक हमसे हो जाती है। तो जब मैंने पैरेलल लाइन का स्लोप पूछा है तो जो m1 है वही बता दो, -3/2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा, साइन ने चेंज होना है। ये नेगेटिव में था तो दूसरा पॉजिटिव में आएगा। ऑल राइट, तो हम लोग m2 क्या बताएंगे? 2/3 अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो। आई होप के पॉइंट पिक कर चुके हो आप लोग। कोई डाउट? जी बिल्कुल आ सकती है। तो मेरे ख्याल से तो 3/2 डेसिमल में ही है, 1.5। और 2/3 को भी देखो तो ये डेसिमल में है, 0.6666666। डेसिमल में आ सकती है, डेसिमल में आ सकती है बेटा। भाई ये जो 3/2 है ये बेसिकली 1.5 है ना, 3/2 = 1.5। आप इसको 1.5 लिख लो। हाँ, 7.9 हो। देखो यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोग मुझे कह रहे हो m1 = बोलो कोई भी वैल्यू बोलो, 7.9 हो, तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/7.9 होगा। बस ओके हो गया। अच्छा जी।
जी। तो अब हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि आप लोगों ने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अगर आप लोगों स्ट्रेट लाइंस के बारे में अगर आपसे पूछेगा, तो या तो आपसे पूछेगा पैरेलल लाइन के बारे में, पैरेलल, या आपसे पूछेगा, तो आपने ना इनकी कंडीशन याद रखनी है। अब इनकी कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर स्ट्रेट लाइंस हमारे पास पैरेलल हो तो M1 इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर हो तो मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, मतलब के स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल एंड इनवर्स होंगे। अच्छा, अब देखें, इससे रेलिवेंट हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि आपसे किस किस्म के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर, नहीं, 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आपसे कहा गया फाइंड अ वैल्यू ए सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट। अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दो पॉइंट्स की मदद से बनी है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसकी मदद से बनी है, और ये एक ही स्ट्रेट लाइन के दोनों पॉइंट्स हैं। कहते हैं ये वाली एक स्ट्रेट लाइन जो इन दो पॉइंट से बने, और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट सी और पॉइंट डी से मिलके बन रही है। अब ये दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस हैं। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हैं। सेकंड स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पॉइंट सी एंड पॉइंट डी हैं। अब अगर आप लोग गौर करें तो पॉइंट डी में एक कोऑर्डिनेट उसने मिस कर दिया और उसने वहां पे वैल्यू पुट कर दी ए की। कहते हैं ये ए की वैल्यू बताओ कि यहां पर क्या आएगा अगर दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका प्रैक्टिकल यूज या आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस तरह के आएंगे। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स की मदद से M1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से देखो हमारे पास M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 -7 डिवाइडेड बाय 0 प्लस, क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -9 बाय, किसी को कोई डाउट? अब ये स्लोप की वैल्यू है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन 1 का स्लोप हमारे पास होगा -9/5। अब देखिए M2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां से M2 की वैल्यू मिलेगी और वो है हमारे पास A+3, ये बात समझ आ गई, डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, इसको लिखा जा सकता है A+3 डिवाइडेड बाय, ये M2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास स्ट्रेट लाइंस पैरेलल या परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हो तो हमने क्या पढ़ा था, M1 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू -1। अब देखिए M1 की वैल्यू क्या है, -9/5, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, M2 की वैल्यू क्या है, A+3 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं कटेगा। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक सब क्लियर? जस्ट मैंने M1 की वैल्यू फाइंड की, M2 की वैल्यू फाइंड की। अब जैसे उसने कह दिया कि परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन देखी। परपेंडिकुलर लाइंस ने क्या कहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, तो मैंने बिल्कुल वैसे ही जाके कर दिया। अब यहां पर एक मिसिंग वैल्यू आ गई A, ये मैंने फाइंड करनी है। उसके लिए मेरी हेल्प करेगा मेरा कैलकुलेटर। आपने यहां पर अब अपने
ट्रेडिशनल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना, आपने आ जाना है कैलकुलेटर पर और एज इट इज इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखें, ब्रैकेट का यूज किया, उसके बाद मुझे फ्रैक्शन में वैल्यूज चाहिए, मैं फ्रैक्शन ऑन कर लूंगा। फिर यहां पर मुझे वैल्यू चाहिए -9/5। अब ये फ्रैक्शन खत्म करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दी हम लोगों ने, फिर एक और ब्रैकेट, फिर फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन की है, नजर आ रहे हैं ये फ्रैक्शन की है। अच्छा, इसके बाद देखें ए, अब कैलकुलेटर में ए नहीं लिखा जा सकता, जो भी मिसिंग वैल्यू हो, ए बी सी एक्स वाई जी एम एन ओ, जो भी हो, जो वैल्यू आपने फाइंड करनी हो, कैलकुलेटर में एक्स बताएंगे। और वो एक्स कहां पे मौजूद है, ये जो ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं ना, इसके ऊपर अगर गौर से देखें तो आपको रेड कलर में एक्स नजर आ रहा है ऐसा। अच्छा, आप अगर ब्रैकेट क्लोज की प्रेस करोगे तो एक्स नहीं लिखा जाएगा। एक्स लिखने के लिए आपको ये अल्फा, देखिए रेड कलर में है, ये आपको बताता है कि अगर रेड कलर का कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना हो तो सबसे पहले आप अल्फा की प्रेस करो और फिर आके ये ब्रैकेट क्लोज प्रेस कर दो तो एक्स लिखा जाएगा। डायरेक्ट की प्रेस करो तो ब्रैकेट क्लोज आ जाएगी। मुझे चाहिए एक्स, वो रेड कलर में था, की यही प्रेस करनी है, लेकिन इससे पहले अल्फा की प्रेस करेंगे। बात क्लियर? उसके बाद +3 और डिनोमिनेटर में आएंगे, यहां पर वैल्यू 3 और ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद हमने क्या पुट करना है, ये इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू नहीं है जो बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है कॉर्नर पे, ये वाला इक्वल टू नहीं है। अभी हमने अपनी इस इक्वेशन को पूरा करना है और वो इक्वल टू हमारे पास मौजूद है इधर कैलकुलेशन की के ऊपर, और ये फिर से रेड कलर में है, तो क्या करेंगे, अल्फा की प्रेस करने के बाद कैलकुलेशन की प्रेस करो तो इक्वल टू का साइन आ गया। उसके बाद उसे बताओ -1, तो ये एज इट इज, जैसे आपका क्वेश्चन है, इक्वेशंस है, आपने वैसे ही अपनी कैलकुलेटर को बता देंगे। अब इक्वेशंस को सॉल्व करवाना है, ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट इक्वल टू की प्रेस कर देंगे तो उसने एरर दे देने। ओके, तो अब ऐसा भी नहीं है कि इसी की प्रेस करके फिर से शुरू कर देंगे। अब यहां पर आप लेफ्ट या राइट एरो प्रेस कर दो, वापसी क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। ओके, तो ये जज्बाती नहीं हो जाना, एरर आया इसी की प्रेस फिर से शुरू बिस्मिल्लाह, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो आप पहली बात तो दोबारा आप ये एरर करोगे नहीं कि जब आपको पता है कि ऊपर इक्वल टू आ गया है तो डायरेक्ट इक्वल टू नहीं प्रेस करना, कैलकुलेटर को बताना होता है कि भाई इस इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए देखें यहां पर कैलकुलेशन की के ऊपर सॉल्व नजर आ रहा है, लेकिन कौन से कलर में है, येलो से कलर में है, तो उसके लिए पहले शिफ्ट और कैलकुलेशन। अच्छा, फिर आपको कोई आंसर नजर आए तो ये आपकी कोई प्रीवियस कैलकुलेशन होती है, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है जब तक कि आप इक्वल टू ना प्रेस करें। अब ये जरूरी नहीं आपको भी 28,000 ही मिला हो, मैंने जो इसके ऊपर प्रीवियस कैलकुलेशन की थी वो उसका आंसर 28,000 था, आपके पास नहीं होगा। तो आप लोगों ने शिफ्ट, सॉल्व और इक्वल टू की प्रेस करें तो आपको आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू -1.33। और फ्रैक्शन में देखें तो आंसर आ जाएगा -4/3। तो अगर परपेंडिकुलर लाइंस हो तो a की वैल्यू है -4/3। बात क्लियर? फिर से सुन लें, अब देखिए मैं शिफ्ट सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यही आंसर आएगा -4/3। अब 28,000 नहीं आने वाला। देखिए फिर से ब्रैकेट ओपन, उसके बाद फ्रैक्शन सेम एज इट इज, ये लिख दें -9/5 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, पहले फ्रैक्शन लगाया करें, अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो सबसे पहले फ्रैक्शन ऑन किया करें, फिर ए की जगह पर आएगा एक्स, अल्फा और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद +3 एंड डिवाइडेड बाय 3, यहां पर आके ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब इक्वल टू का साइन आना है तो उसके लिए अल्फा और कैलकुलेशंस की प्रेस करो, फिर लिखो राइट हैंड साइड -1। अब इसे कहो कि भाई इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए 3 कीज प्रेस किया करो, शिफ्ट, कैलकुलेशंस, इक्वल टू, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर आपके ऑप्शंस के साथ मैच नहीं कर रहा होगा,
ओके, मतलब -1.33 में भी ना हो। एक मतलब फिर से इक्वल टू प्रेस करो। अब यहां से इधर जरा नीचे आ गया लास्ट रो में। अब एस डी की प्रेस कर दो, या फ्रैक्शन बन गई है। तो फ्रैक्शन में इसका आंसर है -4/3। एनी डाउट? ऑल क्लियर? ये आंसर इस तरह से आएगा। इक्वल टू की प्रेस किया करो, उसके बाद एस डी की प्रेस करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, पढ़ो। शर्म आ रही है? पढ़ ली है, हमने नहीं सुनी। अच्छा ये देखो, ये लिखने के बाद आप सुन लो ना, इधर सुन लो। ये लिखने के बाद शिफ्ट, ये एक शिफ्ट है, नजर नहीं आता? ये शिफ्ट सॉल्व और एंड पे इक्वल टू की प्रेस कर देना। आ गए? अब यहां पर जैसे ही आपको x की वैल्यू बताता है ना, कहता है अगर x की जगह पर आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। क्या मतलब? कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। तो इक्वेशन का यही तो मकसद होता है कि x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हो, और जब इक्वल होंगी तो क्या उनके दरमियान कोई डिफरेंस होगा? तो इसलिए वो कहते हैं ये वैल्यू पुट करने से लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 हो जाएगी। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती, हमने जस्ट x की वैल्यू देखनी होती। आई होप कि आप इस तरह की इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलें, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप माशाअल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से सॉल्व करें। अच्छा, अब जब आप लोगों ने इसका स्लोप फाइंड करके देना है तो सिंपली आप लोग अपना कैलकुलेटर शरीफ उठाएं, फ्रैक्शन ऑन करें क्योंकि आपको पता है कि फार्मूले में फ्रैक्शन है। उसके बाद जाके वैल्यूज पुट कर दें। 5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू। तो ये आंसर आया, टिक किया एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एम आई राइट? चलो फिर ये करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, तो फर्स्ट का आंसर आप लोगों के पास आ जाना है 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 6 + 0 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 4, तो आंसर आ जाएगा 3 एंड 3। मैंने टिक 4 किया था तो। अच्छा जी, अब यहां पर देखिए इसको कैसे करेंगे। -4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा -1 एंड 4। ये आपके पास मिड पॉइंट्स आ गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।